हाय, आई एम दीक्षा तिवारी एंड दिस इज पैसिफिक लर्निंग। आज के इस सेशन में हम लोग सीटेट जनवरी 2021 के साइंस के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इससे पहले के सेशन में हम लोग ऑलरेडी सीटेट जनवरी 2021 के सीडीपी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और उसके कॉन्सेप्ट को भी जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ओके तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट। तो सबसे फर्स्ट है हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये आपका बॉडी फंक्शन करता है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का और मूवमेंट में हेल्प करता है। वो कौन सा पार्ट है? वो है मसल। ओके, ये आपने अपने बायोलॉजी में क्लास 6 to 8 में पढ़ा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग है कि हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन। अब स्केलेटन किस चीज का बना होता है? ये तो बहुत इजी सी बात हो गई। स्केलेटन बना होता है आपका बोन्स का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वन। नेक्स्ट है सी है पार्ट ऑफ द स्केलेटन विच कैन बी बेंट। अब कुछ स्केलेटन के पार्ट ऐसे भी होते हैं, वैसे तो स्केलेटन बहुत रिजिड होता है, ठीक है, फ्रेम बनाता है, वो हमारे बॉडी का एक ढांचा तैयार करता है। बट स्केलेटन के कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको मूव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कानों की हड्डी होती है, ठीक है, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ओके, जो फ्लेक्सिबल आपके बोन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट। ओके, लास्ट है डी है आपका जॉइंस द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म एन इंक्लोजर। एक इंक्लोजर बनाने का काम करता है, यानी आपके चेस्ट बोन को आपके बैक बोन से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है? जो आपके लंग्स को होल्ड करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो वो क्या चीज है? वो है आपका रिब केज। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। तो ये हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये आपका ऑप्शन है सेकेंड वन। तो सेकेंड वन इज करेक्ट। आपको अगर कॉन्सेप्ट, वैसे इसमें कॉन्सेप्ट नहीं, बायो में तो आपको पहले तो नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते, बहुत हायर लेवल के नहीं आते। अगर आपने 6 to 10 की साइंस अच्छे से पढ़ रखी है तो ये सारी चीजें आप अपने कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग सीक्रेट्स मोर देन 2 हॉर्मोन्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हमारी बॉडी में दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको अपने एंजाइम्स रिलीज करने के लिए, जो भी वो जूस रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, ताकि डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से हो सके, जो भी प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म वो अच्छे से हो सके। ठीक है, उसके लिए उनको डक्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, इन सबको डक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि डक्टलेस होते हैं। ठीक है, वो रिलीज करते हैं हार्मोन और वो डायरेक्टली मिल जाता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से। ठीक है, और पूरी बॉडी में जहां पे भी उसकी जरूरत होती है वहां पे वो पहुंचता है। तो ये दोनों हो गए आपके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में काफी एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एड्रेनल हो गया, पिट्यूटरी हो गया, ठीक है, थायराइड हो गया। एक कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिए कि कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वो कौन सा पार्ट है बॉडी का जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो उसका आंसर आप हमेशा याद रखिए, पेनक्रियाज होता है। कभी कभी स्किप कर जाता है बट ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वो कौन सा ग्लैंड है जो दो हार्मोन सीक्रेट करता है। तो सबसे पहले एड्रेनल की बात करें तो एड्रेनल आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पिट्यूटरी, तो इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ओके, ये सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। नेक्स्ट है आपका पेनक्रियास। तो आपका जो आंसर होगा वो पेनक्रियास होगा, क्योंकि जो पेनक्रियास है वो इंसुलिन रिलीज करता है और ग्लूकाजन रिलीज करता है। एक जो है वो शुगर लेवल को कम करने की कोशिश करता है और एक शुगर लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर के ये ब्लड में शुगर लेवल का रेगुलेशन करते हैं। कौन? जो कि हार्मोन रिलीज होते हैं पेनक्रियास के थ्रू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सबसे पहला है ऑल मेटल्स आर सॉलिड। मरकरी हमने पढ़ा है, इसका एक्सेप्शन होता है, तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया। मरकरी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत होता है। नेक्स्ट है आपका ऑल मेटल्स आर हार्ड। यहाँ पे एक चीज है ऑल मेटल्स आर हार्ड, बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। अगर हम बात करें सोडियम की, तो हमने
बचपन में पढ़ा था कि सोडियम इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि उसे हम आराम से नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस। तो यहाँ पे भी हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा है, ये चीजें आप याद कीजिए, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस नहीं, ब्रोमीन जो होता है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है। फोर्थ है आपका ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। बिल्कुल सही बात है, जो आपके मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। अब ये डक्टाइल और नॉन डक्टाइल क्या होता है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल की, धातु और अधातु की। एक होता है मैलिएबिलिटी, ठीक है। मैलिएबिलिटी मतलब होता है कि उसको हम पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेटल को, लेकिन नॉन मेटल को नहीं कर सकते, नॉन मेटल टूट जाएगा, ठीक है, या फिर वो गैशियस में होगा तो वो तो वैसे भी कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है कि मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि हम उसे एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके शेप को चेंज करके। बट जो नॉन मेटल होते हैं उनको हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो तन्यता होती है डक्टिलिटी का हिंदी। तो जो नॉन मेटल होता है वो अतन्य होता है, उसको हम डक्टाइल के कैटेगरी में नहीं रख सकते, ठीक है, तो वो नॉन डक्टाइल होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज मैन मेड फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। अब मैंने फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया था, या फिर आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8 में, फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर में, कि ऐसा कौन सा फैब्रिक है जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक भी होती है और आर्टिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक भी होती है, यानी कि उसको ऑब्टेन किया जाता है नेचुरली बट उसको ट्रीट किया जाता है केमिकली। तो वो है आपका रेयॉन, ठीक है। इसका जो लुक होता है वो थोड़ा सा सिल्क की तरह होता है। एंड इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि वो कौन सा अ, आपका पॉलीमर है, नहीं पॉलीमर नहीं, यहाँ पे हम फाइबर की बात कर रहे हैं, वो कौन सा फाइबर है जो कि आपका वुल की तरह दिखता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका एक्रिलिक, ठीक है। नायलन के बारे में हमें मालूम है कि रोप वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जूट के बारे में मालूम है कि ये प्लांट से मिलता है, प्लांट के स्टेम से मिलता है, और बैग्स वगैरह बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो डोमेस्टिक फ्यूल होता है विच इज द बेस्ट सूटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में आपको देखना है कि जो घरेलू ईंधन होता है उसके लिए क्या मतलब प्रॉपर है, क्या सुटेबल है, ओके, उपयुक्त कौन सा स्टेटमेंट हमें लग रहा है। तो सबसे पहले हम जान लें कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे ईंधन को जलाने पे कितनी ऊष्मा निकलती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो आपका ईंधन अच्छा है कि नहीं है। यानी अगर हमें ज्यादा हीट मिल रहा है तो यानी कि वो ईंधन अच्छा है ना, वो फ्यूल अच्छा है। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, यानी कि ऊष्मीय मान जिसका हाई होता है, वो अच्छे आपके फ्यूल कहलाते हैं, ठीक है। और बाकी सेकेंड दिया हुआ है स्टेट के बारे में, और थर्ड दिया है इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, यानी ज्वलन ताप के बारे में। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है कि वो सबसे कम तापमान है ना, मिनिमम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जहां से वो जो आपका फ्यूल है वो जलना शुरू हो जाए, ठीक है, इग्नाइट हो जाए। तो वो जितना कम टेम्परेचर होगा उतना अच्छा है, ठीक, वो ज्यादा होगा तो यानी हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है उसे। तो हम देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला लिखा हुआ है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू, एंड यहाँ पे हाई इग्निशन टेम्परेचर। तो ये तो थोड़ा सा अजीब हो गया कि इग्निशन टेम्परेचर अगर हाई होगा तो कैलोरीफिक वैल्यू हाई होने का कोई मतलब ही नहीं है, हमें उसको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जलाने के लिए। नेक्स्ट है आपका मॉडरेट हो कैलोरीफिक वैल्यू, गैस स्टेटमेंट में हो और स्टेट में हो, और इग्निशन जो हो उसका हाई हो, तो हमें हाई वाले को तो ऐसे ही नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। हाई इग्निशन टेम्परेचर अगर है तो वो अच्छा ईंधन नहीं होगा, उपयुक्त ईंधन नहीं होगा। सी पे चलते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट हो, गैस स्टेट में हो, और इग्निशन टेम्परेचर भी मॉडरेट हो। हम मॉडरेट के साथ जा सकते हैं, ठीक है। लास्ट है कि कैलोरीफिक वैल्यू लो हो, तो ये इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। कैलोरीफिक वैल्यू लो नहीं होनी चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के आपका जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, कि आप मॉडरेट रखिए कैलोरीफिक वैल्यू, और इग्निशन टेम्परेचर भी मॉडरेट रखिए, और जो स्टेट होना चाहिए वो गैस हो। तो ये हमारा सुटेबल फ्यूल है डोमेस्टिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड
टू अ स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर रिफर्ड टू एज। कोई भी स्पीसीज, कोई भी जो भी जीव जंतु हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर रहते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो बारी बारी देख लेते हैं क्या लिखा है। सबसे पहला लिखा है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड मतलब होता है, रेड डेटा बुक है, उसमें जो एनिमल अब धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी है, ठीक है, उसको कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल। ओके, इसके अलावा एक होता है आपका एक्सटिंक्ट, नेक्स्ट ही लिखा हुआ है एक्सटिंक्ट, जो कि विलुप्त हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, वो विलुप्त हो चुके हैं, तो वो उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल में। थर्ड है आपका एंडमिक। तो आपका आंसर है एंडमिक, यानी किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई स्पीसी पाया जाता है, ठीक है, कोई जीव जंतु अगर उसी जगह पे पाया जाता है तो उसे हम एंडमिक स्पीसी कहते हैं। लास्ट है आपका माइग्रेटरी। माइग्रेशन मतलब होता है प्रवासी, ठीक है, इधर से उधर ट्रैवल करना। ओके, तो वो तो एक पर्टिकुलर मौसम में चिड़िया या फिर जो भी पक्षियां होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं, फिर वो अपनी जगह पे लौट जाती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएं तो यहाँ पे है मेटल एक्स है जो कि डिस्प्लेस कर रहा है वाई को। तो यानी कि एक्स जो है वो वाई को डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तभी कोई चीज किसी को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन से जब वो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x ज्यादा रिएक्टिव है y से। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? बट इट इट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल z। z को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या है कि z उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, यानी z इज मोर रिएक्टिव देन x। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव वन। ठीक है, मोस्ट यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है। तो सीधे इस सीरीज से हम पता लगा सकते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका कौन है? Z, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आप रिएक्टिविटी सीरीज जरूर पढ़ लेना, कभी कभी XYZ में आपको मेटल का नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे फर्स्ट पे होता है पोटेशियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ओके, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये लाइन से आपकी सीरीज होती है। सीरीज में जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। यानी कोई भी मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन कंप्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर। व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट? ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं कि जो रेज निकली हैं वो स्ट्रेट आई नहीं, लाइट गया, वो सरफेस जैसा भी था, ठीक है, उस सरफेस से जो रेज वापस से रिफ्लेक्ट होकर के आई वो डिफ्यूज्ड मैनर में आई। यानी हमें इमेज के बारे में करेक्टली हमें पता नहीं चल पाएगा कि इमेज कैसा बनेगा। तो यहाँ पे तो सबसे पहली बात देख लें ऑप्शंस। पहला है कि इट विल बी वर्चुअल एंड सेम साइज। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, जो रेज आई है वो आपकी डिफ्यूज्ड मैनर में आई है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सेकेंड है इट विल बी रियल एंड इनलार्ज, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड है इट विल बी वर्चुअल एंड इनलार्ज, एंड लास्ट है नो इमेज विल बी फाउंड। ऑफ कोर्स प्रतिबिंब बनेगा नहीं, क्योंकि वहां पे किस तरीके का आपका परावर्तित हुआ है रे, बहुत ही ज्यादा डिफ्यूज्ड मैनर में हुआ है, ठीक है, विसरित ढंग से हुआ है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। तो नीचे कुछ फोर्सेस के नाम दिए हुए हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड देन मस्कुलर फोर्स। तो बारी बारी से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट ले लें क्वेश्चन के बारे में। जब भी हम मूव करते हैं, चलते हैं, या कोई भी बॉडी अगर मोशन में होती है, तो वो जिस सरफेस पे मोशन पोजिशन में है, मोशन कर रही है, वो जहां से कांटेक्ट में होती है सरफेस पे, वहां उसे एक अपोजिट फोर्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारे फीट के नीचे, ठीक है, हमें एक अपोजिट फोर्स का सामना करना पड़ता है। इस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण। ये फ्रिक्शन जो आपके होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम एसटी लिख देते हैं। तो बारी बारी से देख लें कि ये क्या है। सबसे पहले रोलिंग फ्रिक्शन की बात करूं तो जैसे बॉल बियरिंग्स होते हैं आपके मशीन में यूज किया जाता है, हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। वो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है।
तो जब कोई बॉल होता है या फिर आपका व्हील्स है, जब वो रोल करती हैं किसी सरफेस पे, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और ये सबसे वीकेस्ट फ्रिक्शन होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम आराम से बॉल बियरिंग्स का यूज करके फ्रिक्शन को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं, तो ये सबसे वीकेस्ट फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका स्लाइड फ्रिक्शन। स्लाइड फ्रिक्शन में क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इसमें क्या होता है आपका, जब बॉडी एक सरफेस पे स्लाइड कर रही होती है, तो इन दोनों के बीच में जो अपोजिट फोर्स वर्क कर रहा है वो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, नाम से ही ये हमें पता चल रहा है। थर्ड है आपका टाइप, जो लास्ट टाइप है, स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि अगर बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में है और आप उसको मूव करना चाहते हो, तो आपको एक्चुअली में उस स्टैटिक फ्रिक्शन को अपोज करना होगा, उससे ज्यादा फोर्स लगाना होगा, ताकि आप उस बॉडी को मूव कर सको। तो यहाँ पे रेशमा के कंडीशन में भी यही चीज है कि बॉक्स स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो उसे क्या अप्लाई करना होगा, किससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा, यानी कि स्टैटिक आपके घर्षण से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बारी बारी से बाकी फोर्सेस के बारे में भी देख लें। फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यूनिवर्स में दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नेक्स्ट आपका है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब कि अभिलंब की बात कर रहे हैं हम, 90 डिग्री परपेंडिकुलर फोर्स की बात कर रहे हैं हम सरफेस से। एंड लास्ट है आपका मस्कुलर फोर्स, यानी कि आप अपने मस्कुलर एनर्जी से जो फोर्स अप्लाई करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करते हो, वो हो गया आपका मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो यहाँ है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर इज द पिच। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपको साउंड के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं आगे। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है। तो हम अगर एक वेव डायग्राम बनाएं, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हम अगर एक वेव डायग्राम बनाते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ जो ये वाला पोजीशन है, टॉप वाला पोजीशन, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो बॉटम वाला पोजीशन आपको ये मिनिमम दिख रहा है, मिनिमम पोजीशन, ये आपका ट्रफ कहलाता है। तो यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ ऐसे करके आपके वेव डायग्राम बनते हैं। अब यहाँ पे हम अलग अलग थोड़े कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लें वेव की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर देखें, ऑसिलेशन क्या होता है। ऑसिलेशन मतलब होता है आपका एक साइकिल। तो सबसे पहले हम बताएं कि एक साइकिल क्या होता है। ये रहा आपका जीरो पोजीशन, जहां से आपका वेव स्टार्ट हो रहा है, ये एक क्रेस्ट की ओर गया, फिर ये वापस से एक्स एक्सिस पे आया, फिर ये ट्रफ की ओर गया, नीचे गया, और वापस ये एक्स एक्सिस की ओर आ गया। यानी ये जो पर्टिकुलर पाथ आपको दिख रहा है, दिस इज योर वन साइकिल, ये एक ऑसिलेशन है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम एक सेकेंड पे में कितने ज्यादा ऑसिलेशंस कवर कर लेगा, जो भी आपका वेव यहाँ पे जनरेट हो रहा है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्पलीट्यूड। अब मैं अगर एम्पलीट्यूड की बात करूं, तो आपको जो ये डिस्टेंस दिख रहा है एक्स एक्सिस से क्रेस्ट का, या फिर ये डिस्टेंस ट्रफ का फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये कहलाता है आपका एम्पलीट्यूड। तो दो चीजें हमने पढ़ी, एक पढ़ लिया फ्रीक्वेंसी और एक पढ़ ली एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अगर किसी साउंड वेव का ज्यादा है, ओके, तो यानी कि उस साउंड की लाउडनेस ज्यादा है। ये डायरेक्टली हमें इंडिकेट करती है कि उस साउंड की लाउडनेस ज्यादा है। जैसे बॉयज में, जो बॉयज की वॉइस होती है उसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, दैट्स वाई उनकी लाउडनेस भी होती है वॉइस में। और अगर किसी वॉइस या फिर जो साउंड वेव है उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसका मतलब है उसमें कैसी क्वालिटी होगी, श्रिल क्वालिटी होगी, पिच ज्यादा होगा उसका। ठीक है, पिच ज्यादा होगी, अगर आवृत्ति ज्यादा है तो आपका तारत्व ज्यादा होगा। ठीक है, पिच ज्यादा होगा। और अगर आपके वॉइस में, साउंड वेव में आयाम ज्यादा है, तो ध्वनि का जो है आपका प्रबलता यानी कि लाउडनेस ज्यादा होगी। ठीक, तो ये बात हो गई आपके कुछ कॉन्सेप्ट की। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर द पिच। अभी अभी हमने देखा, अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी लो होगी, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी हाई होगी। नेक्स्ट है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। लाउडनेस डिपेंड करता है, अभी अभी हमने देखा, लाउडनेस आपका एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, न कि फ्रीक्वेंसी पे, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है आपका साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो ये एकदम करेक्ट बात लिखी हुई है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है साउंड के बारे में, कि लाइट की बात करें तो लाइट आपके किसी भी मीडियम में चल सकता है, ट्रेवल करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइट आपका, सोलर जो लाइट होते हैं वो आपके स्पेस से ट्रेवल करके अर्थ पे आते हैं,
और स्पेस में हमारे मीडिया नहीं है, बट जो साउंड होता है उसको एक मीडियम की जरूरत होती है, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो। सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है साउंड की वो आपकी सॉलिड में होती है, देन लिक्विड एंड देन गैस। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। आपने एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा अपने स्कूल डेज में कि जो रिंग बेल होता है उसको हम अगर ऐसे जार में डाल दें, जिसके अंदर से हमने सारे के सारे पार्टिकल्स को बाहर निकाल दिया है, सक आउट कर दिया है, वहां पे पूरा का पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, तो हमें वो जो बेल है उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। तो ये इंडिकेट करता है कि जब साउंड वेव जनरेट होती है तो उसका रीजन ही होता है कि पार्टिकल का वाइब्रेशन होना चाहिए। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, इस तरीके से पार्टिकल्स आगे की ओर बढ़ते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और साउंड वेव जो होती है वो जनरेट होती है और हमें आवाज सुनाई देती है। लास्ट है आपका पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। तो नहीं, जो आपका ध्वनि का तारत्व होता है वो आयाम से नहीं बल्कि आवृत्ति पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस लिक्विड विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर की बात कर रहे हैं। अब आपको हर एक लिक्विड के बारे में तो आइडिया नहीं होगा, बट हम इसमें एलिमिनेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीजें बहुत ही कॉमन है, जैसे कि टैप वाटर जो होता है और डिस्टिल्ड वाटर, ये दो चीजें हैं। डिस्टिल्ड वाटर में फ्री आयंस नहीं होते हैं। जहां पे फ्री आयंस नहीं है वहां पे आपका वो गुड कंडक्टर नहीं होगा, और जहां पे फ्री आयंस है मूव करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास करेगी। ठीक है, वो विद्युत का सुचालक होगा। तो अगर मैं टैप वाटर की बात करूं तो उसमें कई सारे सॉल्ट होते हैं, मिनरल सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के। तो हमारा वो उसमें आयन होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, और आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उससे। लेकिन अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर की करूं तो डिस्टिल्ड वाटर आपका गुड कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहला आपका है टैप वाटर। तो आपसे पूछा है पुअर कंडक्टर, टैप वाटर गुड कंडक्टर होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। बट आगे के ऑप्शन हम देख लें। टैप वाटर के साथ है शैम्पू एंड हनी। तो ये भी आपका शैम्पू आपका बैड कंडक्टर होता है, फ्री आयंस यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। और हनी आपका सुगर सोल्यूशन है, तो यहाँ पे भी ये गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है आपका सॉल्ट सोल्यूशन। जहां पे सॉल्ट है वहां आयंस है, जहां आयन है वहां पे आपका गुड कंडक्टर होगा वो। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि हमसे पुअर कंडक्टर के बारे में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है लेमन जूस। लेमन जूस एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है उसमें? सिट्रिक एसिड होता है। तो सिट्रिक एसिड में भी आयंस होते हैं, तो यहाँ पे भी गुड कंडक्टर होगा ये। एंड देन है विनेगर। तो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, अगेन ये भी गुड कंडक्टर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है शैम्पू। अगेन शैम्पू इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेजिटेबल ऑयल में भी फ्री आयंस नहीं होते हैं, ये भी बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। डिस्टिल्ड वाटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी आपका बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड जो है वो तीनों बता रहे हैं कि बैड कंडक्टर है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे के ऑप्शन में आप देख सकते हो शुगर सोल्यूशन है, विनेगर है और लेमन जूस है। तो शुगर सोल्यूशन को छोड़ करके जो विनेगर और लेमन जूस है ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो हमें तो पुअर कंडक्टर पूछा है, तो आपका ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस केमिकल चेंजेस। अब इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होता क्या है। जब ऑब्जेक्ट के शेप में, साइज में, कलर में चेंज आए, लेकिन कोई नया प्रोडक्ट ना बने, कोई गैस इवॉल्व ना हो, कोई एनर्जी रिलीज ना हो, तो यहाँ पे जो चेंज कहलाता है वो फिजिकल चेंज होता है। ओके, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, बट अगर वहीं पे दो आपके पास रॉ मटेरियल हैं, वो रिएक्ट करें आपस में, उनको हीट देने पे, कुछ भी एनर्जी देने पे वो आपस में रिएक्ट करके कुछ न्यू प्रोडक्ट बना दें, गैस इवॉल्व हो या फिर किसी तरीके की एनर्जी इवॉल्व हो, तो वो आपका होता है केमिकल चेंज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ये तीनों ही में आपने रिएक्शंस पढ़े होंगे, है ना। तो कहीं पे एनर्जी रिलीज होती है, कहीं पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तीनों ही जो होते हैं हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, ये आपके केमिकल चेंज होते हैं, ना कि फिजिकल चेंज होते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट है आपका ऑप्शन देखें, बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसमें आपका फेज चेंज हो रहा है। ओके, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है ये आपका फिजिकल चेंज में आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। तो ग्लास का शेप चेंज हो रहा है, ये आपका केमिकल चेंज में नहीं आएगा, आपसे केमिकल चेंज पूछ रहा है। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो आयरन आप अपने आसपास के मॉइस्चर, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की आप देख सकते हो एक कलर फॉर्म हो जाता है, पपड़ी जम जाती है, ठीक है, कोटिंग जम जाती है। उसी से बचने के लिए हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा केमिकल चेंज वाला ऑप्शन नहीं है।
ऑप्शन 2 पे चलते हैं, डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को वाटर में मिलाया जा रहा है आराम से, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, फिजिकल चेंज आपका रिवर्सिबल होता है, बट केमिकल चेंज आपका रिवर्सिबल नहीं होता है, वो इरिवर्सिबल होता है। तो ये तो आपका फिजिकल में आ गया। देन है डाइजेशन ऑफ फूड, ये आपका केमिकल है। एंड शेडिंग ऑफ पेपर, अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं, शेडिंग ऑफ पेपर आपका केमिकल चेंज नहीं। थर्ड पे चले, कुकिंग ऑफ फूड, आपका केमिकल चेंज भी आता है, फिजिकल चेंज भी आता है, क्योंकि कुकिंग ऑफ फूड में काफी चीजें ऐसी हैं जिसमें नए प्रोडक्ट ही बन जाते हैं। और कुकिंग ऑफ फूड में जैसे वॉशिंग वगैरह भी अगर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपका फिजिकल चेंज हो जाता है। तो हमें बेसिक से लेकर के चलना है कि केमिकल चेंज होना चाहिए। आगे आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर आ गया, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता है, बिकॉज बॉइलिंग ऑफ वाटर आपका फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, तो यहाँ पे आपके नए बॉन्ड्स नहीं बन रहे, तो ये भी आपका फिजिकल चेंज हो गया। लास्ट ऑप्शन है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर एंड डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके जो हैं वो केमिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं। कैसे? रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। बर्निंग ऑफ पेपर में पेपर जो है वो आपका एशेज में कन्वर्ट हो जाता है, गैस रिलीज होती है, ठीक है, वो रिवर्सिबल नहीं है। डाइजेशन ऑफ फूड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमारे बॉडी द्वारा यूज की जाती है। तो ये भी आपका क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो ये एक न्यूमेरिकल है। कुछ न्यूमेरिकल आपके एक दो देखने को मिल जाते हैं सीटेट में। नीना वॉज साइकिलिंग टू मार्केट टू बाय सम ग्रोसरी आइटम, द मार्केट इज 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम। तो पिक्टोरियल फॉर्म में थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। सबसे पहले नीना का होम और मार्केट कंप्लीट 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, नाउ वो चलती है, शी ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर फॉर फर्स्ट 10 मिनट। तो फर्स्ट 10 मिनट यानी कि हम पहले 10 मिनट की बात करें तो वो 12 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो अगर आपका यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है तो हमें टाइम को भी आर में चेंज कर देना चाहिए। तो 10 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/6। ओके, इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिएगा, बाद में कैलकुलेशन में ईजी होता है। नेक्स्ट है आपका आगे बोल रहा है, वन ऑन हर वे शी मीट्स हर फ्रेंड निखत एंड स्टॉप्स टू चैट विद हर फॉर 15 मिनट। अब बीच में वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और 15 मिनट का टाइम लेती है उससे बात करने के लिए। तो 15 मिनट को भी हम आवर में कन्वर्ट कर दें 15/60 करके। नेक्स्ट अब आगे बढ़ें तो आगे बोल रहा है कि शी रिज्यूम्स हर जर्नी, फिर वो चलना शुरू करती है एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हर एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी? अब नेक्स्ट जो वो चल रही है वो 8 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका है 12, फर्स्ट में 12 से चल रही थी और बाद में वो 8 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। और टोटल जो टाइम लग रहा है वो उसका ये फर्स्ट पार्ट में 10/60, सेकेंड पार्ट में 15/60 आवर, और थर्ड पार्ट का यहाँ पे हमें इसे निकालना है। और टोटल डिस्टेंस तो हमें गिवन ही है। जो आपका एवरेज स्पीड होता है वो हमें मालूम है, वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, जो वो 12 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। तो आपका स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पहले हम d1 निकाल लें। डिस्टेंस हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे आपका 12 है। ओके, 12 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें? 12 में मल्टीप्लाई कर दें 10/60 का, यानी 1/6 का। 1/6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो d1 आ जाएगा वो आ जाएगा 2 किलोमीटर, यानी फर्स्ट 2 किलोमीटर वो कवर कर रही है 12 किलोमीटर पर आवर से। ओके, तो यहाँ पे हो गया 2 किलोमीटर। नाउ हमें d2 दिया, d2 जो है उसका जो स्पीड है वो दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। बीच में तो वो मतलब स्टॉप थी, चल नहीं रही थी, तो यहाँ का हम कोई स्पीड काउंट करेंगे नहीं, ना ही डिस्टेंस काउंट करेंगे। डिस्टेंस आपका इधर निकालना पड़ेगा। इधर जो डिस्टेंस बचा वो आपका है कितना? वो आपका है 2 किलोमीटर। बाकी जो डिस्टेंस बचा वो 2 किलोमीटर बाकी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम 2 किलोमीटर ले लेते हैं, स्पीड 8 दिया हुआ है, तो हम आराम से यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ वाला टाइम हमें निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर बाकी है, और अभी अभी स्पीड हमने देखा 8 किलोमीटर पर आवर था। तो जो आपका टाइम इधर वाले पार्ट का आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 आ गया कौन से वाले का? जब वो दूसरी बार चलना शुरू की थी। तो ये चीज हो गई। तो अब टोटल टाइम आप देख सकते हो कितना कितना लग रहा है। टोटल डिस्टेंस तो हमें 4 पता ही है, टोटल टाइम कितना कितना लग रहा है? फर्स्ट में 1/6, सेकेंड में 15/60 यानी 1/4, एंड देन है आपका
1/4 अगेन लास्ट वाला जो है। चलिए, तो यहाँ पे आप आराम से एवरेज स्पीड निकाल सकते हो 4 किलोमीटर अपॉन जो टोटल टाइम है। टोटल टाइम है जो फर्स्ट टाइम लगा था वो 1/6 आवर था। देन आपका 15/60 विच इज 1/4 आवर एंड देन प्लस करेंगे 1/4 जो कि हमने अभी अभी टाइम निकाला था। इसे जब आप आंसर निकालोगे पूरा सॉल्व करके नीचे एलसीएम ले लीजिएगा, तो आपका टोटल जो स्पीड आएगा, एवरेज स्पीड आएगा, वो आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसे निकाल के आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75। Which of the following property Which of the following property of light can be used to explain the phenomena of shadow formation? Shadow के formation कैसे होती है? सबसे पहले आपके तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ओपेक, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट। जो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपके इमेज फॉर्म करते हैं। जैसे हम ओपेक हैं, हमारे आर पार नहीं देखा जा सकता, तो हमारी शेडो आराम से बन जाती है। बिल्डिंग आपके जो होते हैं वो ओपेक होते हैं, है ना। वो उनके आर पार जो होती है लाइट वो नहीं जा पाती और उसका बैक साइड में शेडो बन जाता है, परछाई बन जाती है उसकी। तो देखते हैं लाइट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो शेडो बनाने में यूजफुल है। फर्स्ट है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। बिल्कुल सही बात है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर वो इधर उधर डायरेक्शन चेंज करती तो ऑफकोर्स अपना पाथ चेंज करके ओपेक से वो बगल से निकल जाती, बट वो स्ट्रेट चलती है, ठीक है। दैट्स व्हाई शेडो फॉर्म होता है। देन ए लाइट ट्रेवल्स एट हाई स्पीड, इसका कोई मतलब नहीं है शैडो फॉर्मेशन में, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है शैडो। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, यहाँ पे तो हम डिस्पर्जन वगैरह की बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट है लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, तो बिल्कुल सही बात है, ओपेक से पास नहीं होती, है ना। यहाँ पे आपका लाइट सोर्स है एंड यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि क्या है, ओपेक है, यानी कि ये पूरा फील्ड है। तो यहाँ से अगर लाइट ट्रेवल करेगी तो वो अपना पाथ भी नहीं चेंज कर सकती, स्ट्रेट जाएगा और यहाँ पे इस पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट का शैडो बन जाएगा। तो ऑप्शन ए एंड डी इज करेक्ट वन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े 76। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इन सैंडी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन अ क्ले सॉइल। अब यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो रॉकी पार्टिकल्स वगैरह हो गए। तो सबसे पहले जानिए आप, जो रॉक पार्टिकल होते हैं वो सबसे ज्यादा मोटे होते हैं, कोर्सर होते हैं। और जो आपके क्ले के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। उनमें फाइन पार्टिकल्स की मात्रा ज्यादा होती है, तभी इतना चिकना होता है, सॉफ्ट होता है। सैंड में आपको मालूम है कि क्ले से तो ज्यादा होता है। तो देखते हैं बारी बारी से क्या कह रहा है। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इन द सैंडी सॉइल इज रिलेटिवली हायर। फाइन पार्टिकल आपका सैंड में कहां से आ गया, फाइन पार्टिकल आपका क्ले में ज्यादा होता है, सैंड में नहीं होता है। तो ये आपका यहाँ गलत हो गया। सेकेंड है द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम इन क्ले सॉइल। अब क्ले सॉइल में बोल रहे हैं कि लार्ज और जो आपके फाइन पार्टिकल होते हैं वो लगभग बराबर मात्रा में होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, इसमें फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है आपका द प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल इज इन लूमी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन सैंडी सॉइल। तो जो आपका सैंडी सॉइल होता है वो लूमी सॉइल से आपके थोड़ा कह सकते हैं कि ये उल्टा लिख दिया है यहाँ पे। जो आपके प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल होते हैं सैंड में वो ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू लूमी सॉइल, ठीक है। नाउ लास्ट है आपका द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इन क्ले सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन लूमी सॉइल। फाइन पार्टिकल आपके क्लेई में ज्यादा होते हैं, किसके कंपैरिजन में, लूमी सॉइल के। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दोमट मृदा जो होती है ना, उसमें क्ले सॉइल से ज्यादा कोर्सर पार्टिकल होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो यानी हमने यहाँ पे पार्टिकल के साइज के हिसाब से सॉइल को देखा कि क्ले में फाइनर पार्टिकल जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं सैंड के मुकाबले और लूमी पार्टिकल के भी, रूमी सॉइल के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉज ब्लीडिंग ऑफ गम्स। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा, ब्लीडिंग ऑफ गम्स आपका कब होता है। स्कर्वी हमने बीमारी के बारे में पढ़ा था, और विटामिन होता है आपका सी, ठीक है। तो विटामिन तो हो गया आपका सी। नेक्स्ट है ये आपका, दिस विटामिन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई एंड एक्स इज फाउंड इन फूड जेड। तो हमें ये तो मालूम है कि जो आपका विटामिन सी होता है वो सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फ्रूट्स, लेमन और ऑरेंज जैसे फ्रूट्स में पाए जाते हैं। तो जेड तो हो गया आपका सिट्रस फ्रूट्स में, और एक्स हो गया आपका विटामिन सी। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है।
फर्स्ट तो आपका विटामिन डी बता रहा है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड आपका विटामिन सी है, एंड जेड को सिट्रस फ्रूट कह रहा है। ठीक है, बाकी और ऑप्शंस देख लेते हैं। तो बाकी में विटामिन बी और विटामिन ए के बारे में बात करें तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एंड ऑल्सो जो आपका एक और कॉन्सेप्ट है, द विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल बाय, तो जो आयरन होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए भी ये जो होता है स्कॉर्बिक एसिड, जो कि आपका केमिकल नेम है विटामिन सी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। साइंस के नेचर को बहुत अच्छे से कौन सा डिस्क्राइब करता है। सबसे पहले आपका साइंस इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। ठीक है, देखते हैं आगे आगे क्या लिखा हुआ है। साइंस इज सोशल इन नेचर। थर्ड है, साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क। द साइंटिफिक मेथड इज ओनली द गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। तो ये केवल गाइडेंस तो नहीं होता रिसर्च करने के लिए, है ना, कुछ सीखने के लिए भी होता है। थर्ड वाला भी आपका, साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव भी होते हैं। फर्स्ट है आपका, साइंस इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, केवल विश्वासों की एक प्रणाली नहीं है, है ना, काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो इसके जो नेचर है वो सोशल नेचर है ना, अपने सोसाइटी से रिलेटेड है ये। ठीक है, आसपास से रिलेटेड है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉग्निटिव वैलिडिटी, यानी संज्ञानात्मक वैधता की बात कर रहे हैं इन साइंस, जो होता है साइंस करिकुलम। इसका मतलब क्या है, तो साइंस करिकुलम के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब है कि इंक्लूजन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर द टाइम, यानी कि पूरा जब से हो रहा है साइंस ओवर द टाइम, कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया है इसने। ठीक है, तो ये तो कोई सेंस नहीं बना। सेकेंड है एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ द लर्नर। अब लर्नर के लेवल की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से कितना अडेप्ट किया है कंटेंट को, तो ये थोड़ा सा करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, जो शिक्षार्थी है उसका कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक स्तर जितना उठा, उतना ज्यादा उसने समायोजन किया सामग्रियों को। नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ द कंटेंट। कंटेंट का डाइल्यूशन हो जाना, यानी कि वो तो तुच्छीकरण की बात हो गई। फोर्थ है इंक्लूजन ऑफ अप्रोप्रिएट फन एलिमेंट ऑफ साइंस। तो फन एलिमेंट नहीं, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल से और लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड है, यानी अडेप्टेशन करवाना है ना। तो ये हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इन अपर प्राइमरी स्टेज साइंस करिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंड। तो देखते हैं। सबसे पहले, कंसेप्ट शुड बी लिंक्ड टू मेकिंग सेंस ऑफ एवरीडे लाइफ। बिल्कुल, मैथ्स हो चाहे साइंस हो, एवरीडे लाइफ से उसको कनेक्ट करके देखना है, तो ये तो ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया, पॉजिटिव है। नेक्स्ट है कंसेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, मान सकते हैं कि एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू सीखे। सी है कंसेप्ट शुड बी टॉट इन अ डिसिप्लिनरी वे। नहीं, हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल वे रख सकते हैं ताकि बच्चों को मजा आए थोड़ा सा, और उसके साथ वो पढ़ सके और प्रोग्रेसिव लर्निंग हो। लास्ट है अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट लॉज एंड थ्योरीज नीड टू बी इंट्रोड्यूस। तो ये तो एक रोटिंग पावर वाली चीज हो गई, तो यानी फर्स्ट टू जो है वो एकदम करेक्ट है, और इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिटी द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस। क्या है, साइंस की नेचर के बारे में पूछ रहा है ये। ठीक है, सबसे पहला है साइंटिस्ट रिलाई हेवली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क। ठीक है, इमेजिनेशन और हाइपोथेसिस ही तो है साइंस, तो ये थोड़ा करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं। ऑल द साइंटिस्ट आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। नहीं, कई तरीके के एक्सपेरिमेंट थे, कंट्रोल्ड ही नहीं थे, अनकंट्रोल्ड वे में भी एक्सपेरिमेंटेशन किया गया है, तो ये तो गलत हो गया। व्हेन अ थ्योरी हैज बीन सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस, वो लॉ बन जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका समर्थन नहीं है। इन टाइम साइंस विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ हद तक, लेकिन जो ज्यादा सही है वो हमारा है इमेजिनेशन एंड हाइपोथेसिस की बात करता है, क्योंकि नेचर पूछा है साइंस का। ओके, यहाँ पे जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है वो तो साइकोलॉजी भी सॉल्व करता है ना, पेडागोजी भी सॉल्व करता है। तो यहाँ पे हम साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, साइंस का नेचर कैसा है, तो वो है इमेजिनेशन और हाइपोथेसिस पे आधारित जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इशू वॉज गिवन अ इंडिविजुअल टास्क ऑफ कलेक्टिंग वेदर रिपोर्ट फॉर अ वीक। आइडेंटिफाई वेयर इशू वेंट रॉन्ग फ्रॉम द असेसमेंट इंडिकेटर्स गिवन बिलो। तो देखते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, शी टेबलेट्स डेटा फ्रॉम द वेबसाइट एवरीडे। ठीक है, ये तो करेक्ट है, हमें गलत वाला चीज देखना है।
She arrives at conclusion that rain may or may not take place in the coming week. ठीक है, उस हिसाब से उसने डेटा निकाला होगा कि कब होगा कब नहीं होगा. थर्ड है she conclude that decreased humidity increase the likelihood of rainfall. तो यहाँ पे तो एक कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया कि जब एयर में वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, यानी ह्यूमिडिटी है ही नहीं, आर्द्रता है ही नहीं, तो बारिश कैसे होगी. ठीक है, तो अगर आर्द्रता नहीं है तो रेन होने की संभावना बढ़ नहीं सकती. तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, यानी हमारा ऑप्शन भी यही करेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट है शी अंडरस्टैंड द रेंज मैक्सिमम एंड मिनिमम. तो ये तो उसके पूरे जो भी उसने डेटा कलेक्ट किया उसे वो जान सकती है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. जो गलत है वो थर्ड वन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल स्ट्रेटेजी टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअल गैप्स इन लर्नर. अब कंसेप्ट को लेकर के जो गैप्स बनते हैं बच्चों के बीच में वो कैसे हम समझ सकते हैं, तो देखते हैं. फर्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग अ क्विज सेशन. तो ये तो कंपटीशन लेवल बढ़ाएगा. नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल्स. तो ये बच्चे का एक्टिविटी बेस्ड चीजें देखेगा कि वो काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन ठीक से कर रहा है कि नहीं. हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना है बच्चे का. थर्ड है यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप्स. ये एकदम पॉजिटिव सेंटेंस है कि एक कॉन्सेप्ट मैप के हिसाब से हम उसको परखेंगे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, कंसेप्चुअल लेवल क्या है. लास्ट है गिविंग होमवर्क. तो ये तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया. 84th है टू इंकरेज मोर गर्ल्स टू टेक अप साइंस यू मे अडॉप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. अब यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है यानी नॉट वाला आंसर पूछा है. ठीक है, कौन सा नहीं करना चाहिए. सबसे पहले यूज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एंड इंकरेज योर स्टूडेंट. ठीक है, हम इंकरेज करेंगे. सेकेंड है बी माइंडफुल दैट अ गर्ल ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन इन साइंस क्लासरूम. ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए. यही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया कि ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें. हमें ये नहीं करना, क्योंकि हमें एक्चुअल में बायसनेस नहीं क्रिएट करनी है, हमें वो स्टीरियोटाइप को हटाना है थोड़ा सा. ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया. 85th है साइंस टीचर नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चंस. डाइवर्जेंट जहां है वहां क्रिएटिविटी है, तो ये ध्यान रखेंगे. प्रोग्रेसिव लर्निंग है. इट स्टिमुलेट एंड डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग. ठीक है, डाइवर्जेंट है तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं. इट डायरेक्ट्स स्टूडेंट टू करेक्ट आंसर. केवल आंसर करेक्ट कर लेना. ठीक है, इसकी बात नहीं है क्रिएटिविटी में. सी है इट हेल्प्स डेवलप थिंकिंग स्ट्रेटेजी. बिल्कुल, क्रिएटिविटी है तो थिंकिंग स्ट्रेटेजी बदलेगी, उस हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी. डी है इट हेल्प्स इन असेसिंग क्रिएटिव. यहाँ पे वर्ड आ गया क्रिएटिव, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ए, सी एंड डी आपका करेक्ट है, यानी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. यूजिंग डिमॉन्स्ट्रेशन इन क्लासरूम प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्स लर्नर. अब डिमॉन्स्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी बच्चों को कुछ दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है. ठीक है, क्या इन्वॉल्व होता है. विजुअल एंड ऑडिटरी, यानी सुनने और देखने वाले जो एड्स होते हैं. ठीक है, ये तो करेक्ट है. केवल विजुअल नहीं, सुनने वाला भी है, डिमॉन्स्ट्रेशन है तो. ठीक है. थर्ड है विजुअल ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक. अब यहाँ पे कुछ गति वाली चीज तो हो नहीं रही, चलने फिरने वाली चीज नहीं हो रही है ना, दौड़ने भागने वाली चीज नहीं हो रही, तो ये तो गलत हो गया. और लास्ट वाले में भी ये वर्ड यूज है, तो ये भी गलत हो गया. तो यानी फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर. Give the sequence of planning for your science classroom using inquiry approach in teaching concept of density. अब हमें डेंसिटी पढ़ाना है क्लास में. ठीक है, तो हम बच्चों को क्या कहेंगे, उसका सीक्वेंस बताना है. पहला लिखा है अलाउ द स्टूडेंट टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड सिंक. सेकंड है अलाउ स्टूडेंट टू प्ले विद वाटर इन टब विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट. थर्ड है आस्क स्टूडेंट टू डिजाइन अ स्मॉल बोट दैट कैन कैरी 1 kg ऑफ वेट. तो ये तो एकदम लास्ट स्टेज आ गया, जब बच्चा सब कुछ सीख लेगा एक्सपेरिमेंटेशन से तो वो कुछ कर पाएगा क्रिएटिव. ठीक है, तो सी वाला तो एकदम लास्ट में रखेंगे. तो हम देख लेते हैं सी वाला कौन सा वाला सबसे लास्ट में है. एक फर्स्ट ऑप्शन है, एक लास्ट ऑप्शन है. ठीक, बाकी देखते हैं कि सबसे पहले तो हम बच्चों को धीरे धीरे सिखाना शुरू करेंगे, यानी उनको पहले खेलने के लिए ऑब्जेक्ट देंगे कि आप देखो. ठीक है, फिर धीरे धीरे हम उनसे पूछेंगे जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट थे उनमें से कौन सा फ्लोट किया पानी में और कौन सा डूब गया. तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो बी आएगा, देन हमारा ए आएगा, एंड सबसे लास्ट में हमारा आएगा सी. तो बी ए सी जहां पे ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इस स्लाइड का. व्हाई इज अ प्लांट विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल, व्हाट कुड व्हाई बी. ठीक है, तो क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. तो जो भी ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है, लीव्स में पाया जाता है. ठीक है, तो ये आपके जो ग्रीन प्लांट नहीं होते हैं, यानी कि उनको फोटो से वो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं.
फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है अमरबेल का पेड़ होता है जिसे हम कस्क्यूटा भी कहते हैं। ये अपने किसी नेबरहुड के प्लांट पर डिपेंड होगा क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं वो येलोविश होते हैं, थोड़े पीले होते हैं। ठीक है, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, ये दूसरे पे डिपेंडेड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एल्गी। तो एल्गी ग्रीन ग्रीन इन कलर होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है ना। उसके बाद फिर पिचर प्लांट है। पिचर प्लांट का एक आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर, लीड लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो इंसेक्ट पे भी डिपेंड करता है। एंड लास्ट है आपका मैपल ट्री। तो इसमें से जो ऑप्शन है आपका, मैपल ट्री के पास भी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होता है। इसमें जो ऑप्शन है आपका वो होता है कस्क्यूटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब जैसा कि नाम से हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में अगर लार्ज वर्ड है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 7 मीटर लगभग हाइट उसका लेंथ होता है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो 1.5 मीटर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे हम पढ़ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन का हमारा बेसिक सा जो फंक्शन होता है वो होता है हमारा रिमूवल ऑफ वेस्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है उसका मतलब होता है कि जो भी हमने फूड खाया उसे डाइजेस्ट किया और लास्ट में जो फूड मटेरियल सिंपलर फूड मॉलिक्यूल बन के तैयार होता है, फॉर एग्जांपल एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज, इसका एब्जॉर्प्शन भी होना है ब्लड स्ट्रीम में। वो किसके थ्रू होता है? तो आपका एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं कुछ ऐसा ऐसा, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। इसके आसपास ब्लड कैपिलरीज होती हैं एंड इसके थ्रू जो भी अभी फूड सिंपलर फूड मॉलिक्यूल बन के तैयार हुए हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब होते हैं और फिर वो पूरे बॉडी में पहुंचते हैं और जहाँ पे सेल को जिसकी जरूरत है एनर्जी के लिए वो उसे एसिमिलेट करता है। नेक्स्ट प्रोसेस इसके जो होता है एब्जॉर्प्शन के बाद वो एसिमिलेशन ही होता है। तो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी फूड मॉलिक्यूल्स, सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स पहुंचे हैं सेल्स तक, तो सेल उनको एसिमुलेट करके अपना फर्दर फंक्शनिंग करता है। तो ये भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई। अभी अभी मैंने बताया विलाई जो है हमारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो सिल्क वॉर्म एक्चुअल में हम सिल्क वॉर्म के जो भी पाल करके उससे हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को एक कल्चर का नाम दिया जाता है, वो होता है आपका सेरी कल्चर। ठीक है, ये भी याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले ट्री का नाम है मलबेरी जिसपे इसे पाला जाता है। दूसरी चीज है इसका एक लाइफ साइकिल होता है जिसमें जो फीमेल एग होती है वो पहले, फीमेल जो होती है मोथ, वो एग्स देती हैं। ये जो एग्स होते हैं इनमें से सिल्कवॉर्म निकलता है जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं। अब ये कैटरपिलर धीरे धीरे बड़ा होता है तो ग्रोन अप कैटरपिलर को हम लोग प्यूपा कहते हैं। एंड देन ये जो प्यूपा है ये एक तरीके का सीक्रेशन शुरू होता है। ठीक है, प्रोटीन का सीक्रेशन होता है और इसके आसपास पूरा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कोकून कहते हैं। कवरिंग को हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। इसके अंदर प्यूपा आपका कन्वर्ट हो रहा होता है यानी बढ़ रहा होता है मोथ में, एडल्ट मोथ में। ठीक है, तो ये आपका लाइफ साइकिल होता है सिल्क वॉर्म का। देखते हैं, द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ आर कॉल्ड कैटरपिलर। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जो एग के बाद लार्वा निकलता है इससे उसे कैटरपिलर कहते हैं। नेक्स्ट है द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर। कैटरपिलर प्यूपा में डेवलप होता है, ना कि प्यूपा कैटरपिलर में। तो सेकंड ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। थर्ड है सिल्क फाइबर आर प्रोटीन सीक्रेटेड बाय कैटरपिलर। जो सिल्क फाइबर होते हैं वो प्रोटीन होते हैं जो सीक्रेट करता है कैटरपिलर। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क मोथ। तो इसी कोकून को हम फिर बॉईल करते हैं या फिर सूरज की रोशनी में रखते हैं और उससे फिर हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं। तो इनमें से आपको नॉट पूछा था कौन सा नहीं है, तो इसमें से ये जो ऑप्शन है आपका द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर इज रॉन्ग और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा वीडियो था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा एंड इसमें हमने सारे क्वेश्चंस पूरे बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए। बाकी हमारी साइंस की सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। इसके अलावा हमने सीडीपी के भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जनवरी सीटेट 2021 के। दिसंबर 2021 के जो सीटेट हुआ था उसकी भी सीडीपी की क्वेश्चंस कुछ दिन में हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे। सो तब तक के लिए
थैंक यू। और अगर आपने पिछली वीडियोस प्लेलिस्ट नहीं विजिट की हैं तो ज़रूर इसे विजिट कीजिए और हमें बताइए कमेंट्स में कि आपको कंटेंट कैसे लगे। थैंक यू वेरी मच।